रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एम्ब्रियो के लेक्चर शुरू करेंगे और आई ट्राई कि हम इन आने वाले दिनों में एम्ब्रियो का अच्छा खासा कवर कर लेंगे। एम्ब्रियो की अगर बेस अच्छी बनी हो ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आगे कुछ भी स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आप आगे जाके रेस्पिरेशन मॉड्यूल में जाके पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम रेब्स। जब आपको ये शुरू में पता होता है कि मीजेनकाइम क्या है, स्प्लैकिंग मेसोडर्म क्या है, पता नहीं सोमैटिक मेसोडर्म क्या है, इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम क्या, एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम क्या, जब ये सब कुछ क्लियर होता है ना, फिर आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले साल लाइक आई जॉइंट क्लासेस जब वो ये सब कुछ पढ़ा चुके थे और यकीन करें सिर्फ 2 मॉड्यूल गुजरे थे और बाकी की 4 मॉड्यूल आई कुड अंडरस्टैंड नथिंग ऑफ एम्ब्रियो। ये नहीं कि मैंने कोशिश ही नहीं की, आई ट्राइड माई बेस्ट, और लेकिन फिर भी मैम आती थी और वो लेक्चर्स देती थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक एम्ब्रियो के टीचर्स हमारे सर डॉक्टर असलान थे और मैम आयशा थी, मैम आयशा इंतजार एचओडी। तो वो आगे पढ़ाते थे और मुझे तक समझ नहीं आता था, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या होती है स्प्लैंकिंग, क्या होता है सोमैटिक क्या होता है। अच्छा, ये वाली सब कुछ हम इन छुट्टियों में इंशाल्लाह कवर करेंगे ताकि यू बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स कि तुम लोगों ने कुछ किया इन छुट्टियों में, एंड ट्रस्ट मी इसके बाद एम्ब्रियो हलवा रहेगी। अच्छा चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एम्ब्रियो में एक बहुत बड़ा जो मसला है कि आपके जो KLM का हमें जो रेकमेंडेड बुक है कोर्स की, वो KLM है, KLM एम्ब्रियोलॉजी। तो उसका ये है कि उसमें पहला चैप्टर मैंने जब खोला, जब मैं बाय माई सेल्फ कोशिश की मैंने एम्ब्रियो पढ़ूँ, तो उसमें ये हुआ कि मैंने जब खोला और उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, लिटरली सब कुछ है। पहले में इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी में वो इतनी भयानक किस्म की डायग्राम्स हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में उसने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल डाली हुई है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्रॉस एनाटमी का हिस्सा है। अभी फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में हमारा मॉड्यूल रिप्रोडक्शन मॉड्यूल, तो उसका पार्ट है। अब जब आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, वो ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल और वो सारा कुछ जो है यूट्राइन साइकिल, वो सारा कुछ आपकी फिजियोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। एम्ब्रियो में हमने जो बात पढ़नी, हमने शुरू करना है, हमने बेसिकली एक चाइल्ड, एक बेबी बनाना है ना, तो उसकी सारा जो प्रोसेस, उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पता होना चाहिए, कहाँ से आया कहाँ गया खत्म, बस इससे ज़्यादा ना आपको कुछ पता होना चाहिए एम्ब्रियो में, और ना इसके अलावा कुछ एम्ब्रियो में शामिल होता है। अच्छा, तो ये मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो स्ट्रीमलाइन रहे और हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं कि कहानी कैसे एक इंसान बनता है, और ऑफ कोर्स इसमें एक इस्लामिक वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुरान में है कि आप अपनी तख्लीक पे गौर नहीं करते। अब हम अपनी तख्लीक पे गौर करने वाले हैं कि हाउ डज लाइक फ्लूइड कन्वर्ट इनटू ह्यूमन बीइंग, और पूरा इंसान कैसे एक खोलिए से बन जाता है, एक जरे से बन जाता है। तो हाँ, तो सबसे पहली जो चीज़, अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द आपका जो जाइगोट है, देखें लाइफ आप एक अलग इंडिविजुअल होता है, कहते हैं ना, जब वो एक जाइगोट बन गया है, अब उसकी एक यूनिक जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, लेकिन उससे पहले जाइगोट बना किस तरह, कहाँ से आया, वो आता है गैमीट्स की फ्यूजन से। अब गैमीट्स कहाँ से आए, गैमीट्स आते हैं ऑफ कोर्स पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स में जो गैमीट्स होंगे बनते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स जो क्यों बनाती है बॉडी, इनका सोल पर्पस रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है। अब हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं कि उनमें जेनेटिक इन्फो आती जाती है। अब देखें, अगर एक पेरेंट माइटोसिस, अगर ये माइटोसिस से बनते होते हैं हमारे पास गैमीट्स, तो ये इनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम होती है एज अ पेरेंट, तो उसमें फिर कोई चेंज की या फिर कोई मिक्सचर की या फिर मिलाने की जगह नहीं रहती, ठीक है। वो फिर एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं आपकी। इसलिए जो दोनों पेरेंट्स हैं वो अपना आधा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं एक गैमीट में, और फिर वो जो गैमीट से मिलते हैं तो एक यूनिक जेनेटिक जो है कॉम्बो सामने आता है, और उससे कोई नया इंसान बन जाता है। अब आपकी जो गैमेटोजेनेसिस है उसको मेल्स में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में कहा जाता है oogenesis। अब गैमेटोजेनेसिस का जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो डिवीजन होगी उसमें जेनेटिक मटेरियल कम होगा, तो वो डिवीजन जिसमें जेनेटिक मटेरियल कम होता है उसको मियोसिस कहते हैं, और ये रिडक्टिव सेल डिवीजन। अच्छा, मियोसिस और माइटोसिस के स्टेप्स और जो आपके हैं स्टेजेस, उसका बस आपको इंटरव्यू कह रहा हूँ, ओवरव्यू होना चाहिए। यानी आपको पता है कि प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है और टीलोफेज होती है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। और जो हमारे पास है माइटोसिस में भी यही होते हैं, मियोसिस में भी यही होते हैं, लेकिन फर्क है कि मियोसिस में ये 2 दफ़ा होते हैं, इसलिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 कहते हैं, और फिर दोबारा फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, जो मियोसिस 2 होता है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि मियोसिस में भी आपके दो यानी फेजेस में होता है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जो आपका मियोसिस 1 है वो होती है रिडक्टिव सेल डिवीजन, उसमें आपके बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर है वो कम होता है, ठीक है। मियोसिस 2 जो है वो बेसिकली माइटोसिस की ही कह लो एक कॉपी है, लेकिन जो मियोसिस 1 है उसमें आपकी जो क्रोमोसोम्स का नंबर वो कम होता है। अच्छा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के स्टेप्स पढ़ने से पहले हम इसके कुछ कोर डिफरेंसेस, जो आपके एग्जाम क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में फर्क है, स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स होते हैं, oogenesis के स्टेप्स होते हैं, फिर एक चीज़ होती है स्पर्मेजेनेसिस, वो भी हम देखते हैं आगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में फर्क है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ टेस्टिस में होता है, और oogenesis जो है वो मोस्टली इन ओवरीज होता है, ठीक है, क्योंकि अब इसका इस तरह है ना कि सर्टन आपका जो है oogenesis का पार्ट वो कभी कभी ओवरी से बाहर भी होता है, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे होता है इन इट्स स्टेजेस, जिस तरह वो योग साइड से आते हैं और सब कुछ, ठीक है। तो वो आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, बस आप इतना ध्यान में रखें कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो इंटायरली टेस्टिस, यानी टेस्टिस से जो चीज़ निकल के जब वो वॉस रेफरेंस से थ्रू जाती है तो वो मैच्योर स्पर्म होता है, ठीक है। oogenesis में ऐसा नहीं है। oogenesis में आपका जो है पहले जब ओव्यूलेशन होती है तो ओवरी से बाहर आ जाता है, वो एग अभी तक मैच्योर होता नहीं है, फिर वो यूट्राइन ट्यूब के अंदर जाता है, और oogenesis तभी कंप्लीट होता है जब वो एक फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म आके आपके जो मैच्योर फॉलिकल है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है, तब oogenesis जाके कहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे। कहने का मकसद है कि oogenesis मोस्टली ओवरीज में होता है, कुछ हिस्सा उसका ओवरी से बाहर यूट्राइन ट्यूब में भी होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो इंटायरली टेस्टिस में होता है, टेस्टिस से जब वो निकलते हैं तो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। फिर मियोटिक डिवीजन जो हैं
स्पर्मेटोजेनेसिस में आपकी इक्वल डिवीजन होती है फॉर सेल्स की, और जो ओयोजेनेसिस है उसमें अनइक्वल होती है। अनइक्वल किस तरह होती है और इक्वल किस तरह होती है, ये वैसे अभी प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेकिन इक्वल डिवीजन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये नीचे स्पर्मेटोजेनेसिस स्लाइड है, एक सेल जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये वाला सेल है, ये डिवाइड होगा दो स्पर्मेटोसाइट्स में, नहीं बनाया है सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। फिर अभी दोनों इक्वल साइज के हैं, फिर ये जब डिवाइड होगा तो और आइडेंटिकल साइज के, फिर जब ये डिवाइड होगा तो और ये चारों आपस में आइडेंटिकल साइज के, ठीक है। तो चार स्पर्म्स आपके पास बच जाते हैं। जब ओवरीज में इस तरह होता है, ओवरीज एग में इस तरह होता है कि जब एक एग में मियोसिस वन होती है ना, तो एक बड़ा एग बनता है जो मेन हमारा वो साइड होता है, और दूसरा पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी क्या होती है बेसिकली, पोलर बॉडी वो उस एग का भाई या बहन कह लो, जो अपनी साइटोप्लाज्म और सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो जो एग हमारे पास बना है वो हेल्दी रहे, और वो बेचारा जो पोलर बॉडी वो अपनी जान दे देती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ओजेनेसिस है उसमें हमारे पास सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो उनका साइज इक्वल नहीं होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होती है सेल्स की, इक्वल साइज के सेल बनते हैं। फिर आपके पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखा हुआ है कि जर्मलाइन की एपिथेलियम जो है वो गैमीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ओजेनेसिस में लिखा है कि इन्वॉल्व नहीं होती है। जर्मलाइन की एपिथेलियम आपको पता है कि उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनकी जो एपिथेलियम होती है वो सब उसमें से डिवाइड करके निकलती है, जबकि ओजेनेसिस में हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स ऑलरेडी आपकी ओवरी में मौजूद होता है और वही आगे बढ़ता है, उसमें कोई और एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं होती। और फिर आपके पास गैमीट्स जो आ जाते हैं कि कितने प्रोड्यूस होते हैं, हमने अभी मैंने आपको बताया कि जब जो इक्वल डिवीजन होती है तो जो चारों सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं वो इक्वल साइज करते हैं, जबकि ओजेनेसिस में ऐसा होता है कि सेल्स एक ही मेजोर होता है, उसके साथ वाला जो बनता है वो डीजनरेट करता जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब ओजेनेसिस में मियोसिस भी हो जाता है, आपके एंड में 4 सेल बनने चाहिए थे, लेकिन 3 उनमें से जो है हमारे पास वो सैक्रिफाइस हो जाते हैं, अपना साइटोप्लाज्म जो है वो डोनेट करके मार जाते हैं, सिर्फ एक मेजोर साइड बनता है। फिर साइज ऑफ गैमीट्स में स्पर्म जो स्मॉलर होते हैं, ऑफ कोर्स ओवल लार्जर होते हैं। टाइमिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कह लो कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब शुरू होती है और ओवरीज में जो ओजेनेसिस वो कब शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी शुरू होती है 13 साल के बाद मेन में। मेल्स में आपका जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं वो शुरू होता है 13 साल के बाद, यानी प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। 13 साल एवरेज में बता रहा हूँ प्यूबर्टी की एज। जबकि आपका जो ओजेनेसिस है फीमेल्स में वो प्रीनेटली शुरू जाता है, यानी पैदाइश से भी पहले आपके जो ओसाइट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, फिर उनमें मियोसिस वन शुरू होता है, वो प्रोफेज वन में रेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन यानी ये जो है फीमेल्स में ये पैदाइश से पहले शुरू जाता है, और जो मेल्स हैं उनमें पैदाइश के बाद 13 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद लेकिन मेल्स में जब ये शुरू हो जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस ही रहता है। कॉन्टिन्यूस मतलब एज आपकी जितनी मर्जी हो जाए, 40, 50, 60, ये कॉन्टिन्यूस रहता है, ये रुकता नहीं। जबकि वीमेन में जो है ये टर्मिनेट कर जाता है विद मेनोपॉज। मेनोपॉज में आपकी हार्मोनल चेंजेस होती हैं और सर्टेन अदर चेंजेस होती हैं, आपका जो ओवरीज है उसमें ओजेनेसिस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज पे आपका ये काम रुक जाता है ओजेनेसिस, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, बट रिड्यूसेस विद एज। ऑफ कोर्स विद एज आपकी वो फिटनेस नहीं रहती, और ज़ाहिर है इंसान जब बूढ़ा होता जाता है तो फिर उसकी जो अमाउंट होती है और जो उसका एक्सटेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जवान में होता है। अच्छा, और स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अनइंटरप्टेड है, जबकि ओजेनेसिस जो है वो अरेस्टेड स्टेज में होता है। मैंने बताया ना कि पहले बर्थ से पहले कुछ होता है, फिर अरेस्ट हो जाता है, फिर फीमेल में ये दोबारा रिज्यूम होता है प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी। अब हम आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर, हम उसको पढ़ते हैं, उसके स्टेप्स और क्या हैं। Spermatogenesis refers to the entire sequence of events by which primitive germ cells, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, are transformed into sperm और spermatozoa। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीजीसी क्या होता है। ये जब आप जब एम्ब्रियो में बात करते हैं ना कि आपके जो मेल पेरेंट है या फिर फीमेल पेरेंट है, उसके एक सेल जो था उसने मियोसिस किया और उससे हमारे पास स्पर्म वो बने गैमीट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली आप किस जो पेरेंट था उसके अंदर किस सेल ने जो है आपके पास मियोसिस किया। हम कहते हैं कि गोनाड्स के सेल। अच्छा, गोनाड्स के सेल फिर वो कौन से, गोनाड्स के अंदर कौन से सेल थे? गोनाड्स के ऊपर तो एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं ना, अंदर स्पोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, फिर अंदर आप कहेंगे जर्म सेल्स थे जिन्होंने किया। अच्छा, वो जर्म सेल्स कहाँ से है? तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जो सेल्स आपके पास गैमीट बनाने का काम करते हैं इनको ह्यूमन जर्म सेल्स कहते हैं। ये सबसे पहले नजर आते हैं एक एम्ब्रियो में एंड ऑफ 3rd वीक पे, और फिर ये माइग्रेट करते हैं इनटू द गोनाड, जो आपका मेल्स में टेस्टिस होगा और फीमेल्स में ओवरी होगा, उसमें 5th वीक में ये माइग्रेट करते हैं। अच्छा, 3rd वीक एंड पे कहाँ पे नजर आते हैं? योग सैक में। अब योग सैक क्या है आप कैसे कोई कंसर्न नहीं है अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। सब इतना याद रखें कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है योग सैक, ठीक है। योग सैक होता है और उसमें ये नजर आते हैं 3rd वीक में। अच्छा, ये जो जर्म सेल्स है जिन्होंने फ्यूचर में जाकर एम्ब्रियो का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कोर है वो बनाना है, तो ये माइग्रेट करते हैं टू द गोनाड एट 5th वीक, और फिर वहाँ पे जाके ये माइटोसिस से हमारे पास पहले एक और सेल लेते हैं और फिर वो सेल मियोसिस में जाता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, ये डिफरेंस याद रखना कि जो आपके पास जर्म सेल्स हैं वो कभी खुद मियोसिस अंडरगो नहीं करते, वो पहले माइटोसिस अंडरगो होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जर्म सेल मेल्स में होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम कभी खुद मियोसिस में नहीं जाता, स्पर्मेटोगोनियम पहले करता है माइटोसिस। माइटोसिस से बनते हैं 2 सेल्स, इसके डॉटर सेल्स, ठीक है। उनमें से एक डॉटर सेल जो है वो ओरिजिनल पूल को मेंटेन करके रखता है और जो दूसरा डॉटर सेल है वो जाता है मियोसिस में, ठीक है। तो अब ये जो इसका डॉटर सेल जो मियोसिस में जाएगा वो क्या है? वो आपके पास उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बना? माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं बना। अभी तक हमने मियोसिस की बात नहीं की है, ठीक है। तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि वो इवेंट्स जो इन जर्म सेल्स को जो एम्ब्रियो में आए थे योग सैक से कन्वर्ट करता है इनटू स्पर्म, यानी जो आपके गैमीट्स हैं, ठीक है। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, ठीक है। और ये आपका किस जगह पे होता है? गोनाड्स में होता है। गोनाड्स के किस पार्ट में होता है? इसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रॉस एनाटॉमी पता होनी चाहिए टेस्टिस की, हम इतनी कोई डिटेल में पढ़ने नहीं वाले, लेकिन मैंने एक डायग्राम डाली हुई तो देख लेते हैं। आपके जो टेस्टिस हैं वो लोब्स की शक्ल में अरेंज होते हैं, ठीक है। और लोब्स जो हैं वो बेसिकली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एक ट्यूब लें और उसको कॉइल कर दें इस तरह, और फिर उस ट्यूब को हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
और वो जो कॉइल बन के स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे हम लोब। हमने पढ़ा था जब हम मैट्रिक एफसी में जब हमने पढ़ी थी इसकी एनाटॉमी, तो उसमें था कि ये लोब्स की शक्ल में होता है, ठीक है। तो ये लोब्स जो है बेसिकली कॉइल ट्यूब्स हैं और उस कॉइल ट्यूब की वॉल में होता है बेसिकली आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो अब इससे आगे हमारे पास आ जाता है कि क्या क्या होता है फिर। अच्छा, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया माइटोसिस से, अब उसमें शुरू होती है मियोसिस। सबसे पहले होगी हमारे पास मियोसिस 1, जो मैंने क्या कहा कि आपकी होती है रिडक्टिव सेल डिवीजन। तो उससे आपके पास बने 2 सेल्स, और आपकी जो 2 सेल्स हैं वो उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो अंडरगो करते हैं मियोसिस 2 और आपके पास बच जाते हैं स्पर्मेटिड्स। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो ये आपका मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपके पास 4 सेल्स बन गई, जो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है कि अभी जो मियोसिस 2 के बाद जो चीज़ बनी है उसको हम स्पर्मेटोजोआ नहीं कह रहे, उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं और उनको अभी एक प्रोसेस से गुजरना होता है मेच्योर स्पर्म बनने के लिए। स्पर्म ने देखो स्पर्म का काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसने पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सफर तय करना है और फिर उसको कहीं जाके यूट्राइन ट्यूब में मिलता है एग और फिर उसको फर्टिलाइज करता है। तो इट नीड्स सम मोटिलिटी, इट नीड्स सम एनर्जी। तो वो सारी चीज़ें जो इसमें डेवलप होंगी ना, मोटिलिटी के लिए टेल डेवलप होगी, नेक में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी जो जिस प्रोसेस से डेवलप होंगी इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का एक छोटा सा पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्क आता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच कन्वर्ट्स स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म्स, जिनको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पूरा प्रोसेस है जिससे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल मतलब जो कहते हैं ना, जो आपके होते हैं फीटल स्टेज के, एम्ब्रियो के स्टेज के, यानी जो आपके पास बस इनहेरिटेड आए होते हैं प्राइमोर्डियल, ठीक है, किसी चीज़ का वो होते हैं प्रीकर्सर होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो इनको कन्वर्ट करते हैं टू मैच्योर स्पर्म्स, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसका एक छोटा सा कंपोनेंट है स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाकी 2 कंपोनेंट क्या है, मियोसिस और माइटोसिस। तो ये हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। आगे चलें तो जहाँ स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। वही बात है, स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने वाला। और टाइम ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस से वो 64 दिन का लिखा हुआ था, तो मैंने भी लिख दिया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम एक ऑर्गेनल है, जो ऑर्गेनल लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस है, फॉर्मेशन ऑफ नेक, मिडिल पीस एंड टेल, यानी वो पूरा स्ट्रक्चर जो अभी हम जो स्पर्म का होता है ना, नेक होती है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होती है। तो वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान बनता है। उससे पहले सिर्फ हमारे पास जो स्पर्मेटिड होता है वो सिर्फ एक राउंड सेल होता है, ठीक है। शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, वो जब इतना कुछ बनता है और वो राउंड नहीं रहता है तो उसको ये करने के लिए बहुत सारा साइटोप्लाज्म जो शेड करना पड़ता है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस अब फीमेल्स में हम आगे, मेल्स में तो सिंपल था, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो ओवोजेनेसिस हमने पढ़ा कि वो कुछ जो है वो बर्थ से पहले होता है, कुछ जो है बर्थ के बाद होता है। इसकी डेफिनेशन वही होगी कि प्रिमिटिव जर्म सेल जो है वो कन्वर्ट होते हैं टू मैच्योर गैमेट्स। ठीक है, मैच्योर गैमेट्स को ओवोसाइट या ओवम कहते हैं फीमेल्स में, और प्रिमिटिव जर्म सेल्स को ओगोनिया कहते हैं। जिसमें उसमें स्पर्मेटोगोनिया था, इसमें ओगोनिया। अब ओवोजेनेसिस इज कन्वर्टेड इनटू एंड इज कंप्लीटेड इन 2 फेज। आपके पास एक प्रीनेटल फेज और एक पोस्टनेटल फेज है। आपके पास जो प्रीनेटल फेज है उसमें हमारे पास ओगोनिया जो है सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं, जिस तरह स्पर्मेटोगोनिया नहीं किया था। अब ये देखने की बात है कि हो रही है बर्थ से पहले, अभी वो फीमेल पैदा भी नहीं हुई है और उसके अंदर पहले से ही ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लो या फिर रिप्रोडक्टिव प्रेपरेशंस कह लो वो स्टार्ट है। तो ओगोनिया माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाती है, प्राइमरी ओवोसाइट। अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी ओवोसाइट कैसे बनता है, माइटोसिस से। फिर प्राइमरी ओवोसाइट जो है उसको, अच्छा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपका जो ओवरी होता है, अगर मैं ऐसे ही एक स्ट्रक्चर में ओवरी होता है, इसके अंदर आपका प्राइमरी ओवोसाइट अगर पड़ा है तो इसके अलावा जो ओवरीज में सेल होते हैं ना उनको बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। वो स्ट्रोमल सेल्स क्या है, वो जो आपका कोलेजन सीक्रेट करते हैं और वो पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रोमा बेसिकली कहते हैं स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, स्पोर्टिंग नेटवर्क को स्ट्रोमा कहते हैं। और उसको जो सेल्स बनाते हैं वो स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रोमल सेल्स क्या करते हैं, वो इस प्राइमरी ओवोसाइट को घेरना शुरू कर देते हैं। जब इसको वो घेर लेते हैं तो इन सेल्स को, जो स्ट्रोमल सेल्स जिन्होंने घेर लिया है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और ये फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनकी नेचर भी याद रखनी जो है वो जरूरी है। हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स हैं, जब उन्होंने एक ओवोसाइट को घेर लिया फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब आपने ये जो इसमें नोट करने वाली चीज़ है वो ये कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और ग्रोइंग फॉलिकल में फर्क है, ठीक है। अभी जो हमारे पास बना क्या, प्राइमरी ओवोसाइट सराउंडेड बाय फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स, वो हमारे पास हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब जब क्या होगा कि जब ये फॉलिकल ग्रो करेगा तो ये जो आपके पास फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपके प्राइमरी ओवोसाइट को, वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्यूबॉइडल शेप में पहले और फिर कलमनर शेप में। तो जब ये कलमनर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकल में। अब जब आपका प्राइमरी फॉलिकल के गिर्द जो आपके सेल्स, अब जो हम कह रहे हैं कि वो कलमनर हो चुके हैं, हम कलमनर इतने ज़्यादा बनाने भी मुश्किल है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करके यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाई देता हूँ कलमनर सा, ठीक है। ये आपके जो कलमनर सेल्स हैं, जब इन्होंने जिन्होंने आपके वो साइड को घेरा हुआ है, जब ये सेल्स मल्टीलेयर्ड हो जाए यानी इनकी भी लेयर्स बनी शुरू हो जाए तो इसको हम बोलेंगे ग्रोइंग फॉलिकल। ये आपका ग्रोइंग फॉलिकल बन गया। अब ग्रोइंग फॉलिकल जो है उसके उस तक पहुंच के अब आपने जो ये तो हमारी है ना सराउंडिंग, इसमें क्या हो रहा है, सराउंडिंग सेल्स को घेर रहे हैं और वो फॉलिकल बन रहा है। लेकिन अभी जो आपका गेमीट है बेसिकली जो ओवोसाइट है वो किधर था, उसने एक माइटोसिस ओगोनिया ने किया था, प्राइमरी ओवोसाइट में था। अब उसने मियोसिस स्टार्ट करना है। अब उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो करता है लेकिन वो फंस जाता है प्रोफेज 1। याद रखना मियोसिस माइटोसिस दोनों की मैंने बताया था, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज। ये क्या करता है कि पहले ही अभी शुरू ही हुआ था कि प्रोफेज में था कि प्रोफेज 1 में इसको कर लिया गया अरेस्ट कि तुमने यहाँ से आगे नहीं पढ़ना अभी, और उस जिस स्टेज में वो अरेस्ट होता है उसको डिप्लोटीन स्टेज। अच्छा, ये डिप्लोटीन लफ्ज़ जो है ये आपने एज इट इज याद रखना, क्योंकि इसको समझने के लिए होता है कि आप अभी मैंने बताया ना कि मियोसिस 1 को हमने डिवाइड किया प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। अब इन सब को उन्होंने फर्दर फेज में डिवाइड किया कि प्रो के अंदर होगी डिप्लोटीन फेज स्टेज होगी, या फिर ये वाली स्टेज होगी, ये वाली स्टेज होगी, जिनके अजीब-ओ-गरीब नाम है, टीन का नाम है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना कि डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, ठीक है। अब ये क्यों अरेस्ट होता है, क्योंकि वो साइड मैच्योरेशन इनहिबिटर सीक्रेट करते हैं। ये OMI लिखा है मैंने, ये क्या है, ओ साइड मैच्योरेशन इनहिबिटर कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है हमारे पास हमारा फॉलिकुलर सेल्स,
हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं जिन्हें जिन्हें उसको गिरा हुआ है कि तुमने अभी भाई मैच्योर नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी पैदा ही नहीं हुए, तुम पहले ही सब कुछ यानी कुछ भी की जा रहे हो। अच्छा क्या फिर फॉलिकुलर सेल्स एंड द ओसाइट्स टुगेदर सीक्रेट। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जो बात से पहले होती है वो ये है कि आपके जो मैंने बताया ना कि एक आपके बीच में ओसाइट पड़ा है, इर्द गिर्द आपके पड़े ढेर सारे फॉलिकुलर सेल्स जिन्होंने इसको गिरा हुआ है। अब क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल्स और ये ओसाइट की मिलकर एक चीज़ सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के बीच में। ये जो जगह थी ना इनके दरमियान वाली जगह, यहाँ पे ये एक चीज़ सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, एक दीवार बन जाती है ओ साइड और फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान में। ज़ाहिर है अब वो उसको प्राइवेसी चाहिए ना अंडे को ओ साइड को, तो वो क्या करता है अपने और फॉलिकुलर सेल्स जो है उनके दरमियान में चीज़ सीक्रेट करना शुरू करते हैं। फॉलिकुलर सेल्स भी वो चीज़ सीक्रेट करते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल है और वो ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल सेलुलर नहीं होता है, कोई सेल नहीं है, बस एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल आपस में सीक्रेट करते हैं और उस चीज़ को हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। वो जो लेयर बन जाती है आपकी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल की, ए सेलुलर मटेरियल की, जोना पेलोसिडा। ठीक है, वो क्या उसने क्या किया बेसिकली, उसने एक दीवार बना ली है ओ साइड के और फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान। तो ये आपका हो गया जोना पेलोसिडा। अब क्या है कि ये थोड़ा सा मैंने नोट डाला था जो वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यू बना सकती है। 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स यानी बर्थ से पहले आपका जो ओसाइट जो अभी बना होता है, आपका जो बेबी अभी फीमेल बेबी अभी बना है उसके अंदर 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स हैं। ठीक है, 20 लाख प्राइमरी ओसाइट्स हैं। और जब वो एडोलेसेंस यानी 8, 9, 10 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके 2 मिलियन में से कितने रह जाते हैं, 40,000। यानी कितने ज़्यादा डिजनरेट है, 20 लाख के तरह 40,000 के तरह। और फिर क्या है, आपके पास जो 40,000 हैं उनमें से भी जो आपकी एडोलेसेंस तक रह गए उनमें से भी आपके सिर्फ 400 हैं जो सेकेंडरी ओसाइट नहीं। सेकेंडरी अभी हमने पढ़ा प्राइमरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट वो तब बनते हैं जब वो ओव्यूलेट करते हैं, यानी ये बता रहा है कि प्यूबर्टी के बाद सिर्फ 400 ही निकलेंगे ओव्यूलेशन में रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान। 40,000 में से भी सिर्फ 400। कितना सिलेक्टिव प्रोसेस है, 20 लाख फिर 40,000 फिर 400। उसके बाद वेरी फ्यू ऑफ दीज आर फर्टिलाइज्ड। ज़ाहिर है एक औरत के कितने बच्चे होते हैं, लाइक एवरेज 4, 3, तो वो पाकिस्तान में ये एवरेज है, तो उसमें से भी सिर्फ 4 फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो आप देखें कि 10 कितना बड़ा पूल था और उसमें से कितने थोड़े जो हैं यूज़ होते हैं। और द नंबर ऑफ ओसाइट्स दैट ओव्यूलेट आर ग्रेटली रिड्यूस इन वुमेन हु यूज़। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो हार्मोन्स होते हैं उनमें, और सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने वाली मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं जो जिनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, तो उससे आपकी ओव्यूलेशन जो है वो कम हो जाती है। खैर, अभी हम आ जाते हैं पोस्टनेटल फेज में। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ओसाइट जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर है। अब क्या होता है, एक प्राइमरी फॉलिकल मेजोर करता है ईच मंथ। आपसे कोई पूछता है कितने फॉलिकल्स मेजोर करते हैं हर महीने पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल में। ठीक है, क्योंकि अब चाइल्डहुड में कुछ नहीं होता है। चाइल्डहुड में आपकी ओजेनेसिस भी स्टॉप्ड है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो शुरू ही नहीं होता। ठीक है, ओजेनेसिस स्टॉप्ड है और ये फिर शुरू होता है पोस्ट प्यूबर्टी में, वो भी हार्मोन्स के एक्शन के अंडर। और जब वो हार्मोन्स एक्ट करते हैं तो आपका एक प्राइमरी फॉलिकल मेजोर करता है ईच मंथ। और इसमें भी आपके जब आप देखते हैं क्या होता है उसके साथ, आपकी ओव्यूलेशन से पहले मियोसिस 1 को पूरा कर लिया जाता है और प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड था, हार्मोन ने उसको रिएक्टिवेट किया। उसने क्या किया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 कंप्लीट किया, उसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया। मियोसिस 1 कंप्लीट होने का लाजमी नतीजा क्या है कि एक ओसाइट बनेगा और जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट किससे बनता है, माइटोसिस से या मियोसिस से? मियोसिस से। किस मियोसिस से, 1 से या 2 से? 1 से। ठीक है, तो फिर आपके साथ एक आपके पास बन गया सेकेंडरी ओसाइट और एक आपके पास आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी जो है मैंने बताया कि जब डिवीजन होती है तो ये छोटा होता है, छोटा वाला डीजनरेट हो जाता है और जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो आपका मेन ओसाइट है। ठीक है, अब सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन से पहले बन गया और अब ये रिलीज होगा ओव्यूलेशन में सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, आपसे जरूर पूछते हैं ओव्यूलेशन में जो एग रिलीज होता है वो किस स्टेज पे होता है, तो आपने कहना है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। और उसके गिर्द ज़ाहिर हमने पढ़ा कि फॉलिकुलर सेल्स थे, लेकिन सारे फॉलिकुलर सेल्स रिलीज नहीं होते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं। ठीक है, उसके गिर्द हमने पढ़ा था कि एक ओसाइट है, फिर आपके पास जोना पेलोसिडा क्लियर है, और फिर जो एक लेयर फॉलिकुलर सेल्स की बच जाती है उसके गिर्द उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब ये सेल्स, ये सारा जो हमारा मैस है ना, ये हमारे पास रिलीज होता है इनटू द यूट्राइन ट्यूब और फिर वो सफर तय करता है यूट्राइन ट्यूब के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट का ये आपने ध्यान में रखना है कि ये अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं करेगा जब तक इसको कोई हमसफर नहीं मिल जाता। अगर ये फर्टिलाइज होता है तो ठीक, वरना ये डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, अगर सेकंड मेयोटिक डिवीजन अगर तो ये फर्टिलाइज हो जाता है फिर ये सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और एक मेच्योर ओसाइट बनेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना सबसे पहले हमारे पास ओगोनिया था, ओगोनिया में हुआ माइटोसिस, हमारे पास बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें हुआ मियोसिस, हमारे पास बना सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जो सेकेंडरी क्या नाम है, सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट तभी मियोसिस 2 में जाएगा जब उसको कोई फर्टिलाइज करेगा। वो फर्टिलाइज हो गया तो वो कंप्लीट करेगा अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन और वो बन जाएगा इनटू मेच्योर ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो फिर डीजनरेट कर जाएगी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है हमने कि कौन सा बिफोर बर्थ है, कौन सा आफ्टर प्यूबर्टी है, कौन सा आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपका ऑफ कोर्स छोटी सी मैंने डायग्राम डाली थी फीमेल उसकी एनाटॉमी की, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल सा ओवरव्यू है कि जब यहाँ पे आपके पास ओवरी होता है और ये जब ओव्यूलेट करता है, आपके पास एक सेकेंडरी ओसाइट जब ओव्यूलेट होता है और वो फिर आपके पास यूट्राइन ट्यूब में सफर करता है। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी कि यूट्राइन ट्यूब के किस हिस्से में उसकी होती है फर्टिलाइजेशन। अब हमारा अगला जो टॉपिक, अगला जो पार्ट है वो है फर्टिलाइजेशन। तो इनमें से किस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होगी, तो आपने याद रखना फर्टिलाइजेशन हमेशा एम्प्यूला में होती है। नीचे मैंने पार्ट्स दिए, यहाँ पे फिम्बिया है, इसके ये इन्फेंटिबुलम है, ये एम्प्यूला है और इस तरह से। ठीक है, तो एम्प्यूला पार्ट है जिसमें जाके फर्टिलाइजेशन होती है मोस्टली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन का आपने जो जहन में चीज़ रखनी है कि फर्टिलाइजेशन में आपका एक मैच्योर स्पर्म रीच करता है आपके उस फॉलिकल से जो आपका ओव्यूलेट हो चुका है। ठीक है, इसके गिर्द कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलोसिडा है और बीच में आगे। अब क्या है कि आपके स्पर्म ने बेसिकली अपना न्यूक्लियस डिपॉजिट करना है इनटू दी ओसाइट। ठीक है, ओसाइट पे पहुंचने उसने न्यूक्लियस डिपॉजिट करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो जोना पेलोसिडा को भी पेनिट्रेट करेगा, वो कोरोना रेडिएटा को भी पेनिट्रेट करेगा। तो इस काम के लिए स्पर्म को पहले हमें थोड़ा सा मैच्योर करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें जो प्रोसेसेस याद करने वाले हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है कैपेसिटेशन,
कैपेसिटेशन क्या होती है, फिर आपका एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, और फिर वो स्टेप्स जो वो किस तरह फर्टिलाइज करेगा उसको। तो आपके जो हम कहते हैं जो आपके फ्रेशली इजैकुलेटेड स्पर्म्स होते हैं वो अभी ऑल्दो कि वो मैच्योर हो चुके हैं, वो इतने कंडीशन नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइज करें उस साइड को, ठीक है। अब क्या कंडीशनिंग उनको उनकी की जानी है, उसको उस कंडीशनिंग को बोलते हैं हम कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक 7 घंटे का प्रोसेस है जिसके दौरान कुछ चेंजेस पर में की जाती हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग lasting approximately 7 hours, which converts the freshly ejaculated sperms into capacitated sperms that are able to fertilize an oocyte, because जो freshly ejaculated sperms they are not able to fertilize an oocyte। इतनी सी बात है। अब क्या होता है इसमें, ग्लाइकोप्रोटीन कोट है और सेमिनल प्रोटीन जिनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, उसके एक्रोसोम। अच्छा, इसके लिए आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए रखा था, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है आपके पास पूरा, ये हेड है, मिडिल पीस है, और ये आपका वो है टेल, नेक की छोटे से रीजन को कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और आपकी सारा, ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम एक ऑर्गेनल टाइप स्ट्रक्चर है जो आगे की तरफ पड़ा हुआ है, इसमें एंजाइम से जो नेसेसरी है फर्टिलाइजेशन की। अब क्या है कि आपका जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया सारे मिडिल पीस में, और टेल आपके फ्लैजेला में, फ्लैजेला आपको पता सारा स्ट्रक्चर पड़ा नाम है इसका। ये है कि इसकी कुछ प्रोटीन्स होती हैं और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है जो रिमूव किया जाता है सबसे पहले, फिर ये इस काबिल होता है कि एक्रोसोम अपना काम कर सके, ठीक है। तो इसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेटेड स्पर्म शो नो मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यानी ये नहीं है कि इसकी शक्ल ही बदल जाएगी, बस थोड़ी बहुत चीज़ें उतर जाती हैं उसके ऊपर से और वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और दे आर मोर एक्टिव, इतनी सी बात है। तो उसके अलावा मेम्ब्रेन जो हमने बताया ना कि सेमिनल प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कोट को उतारा जा रहा है, तो बेसिकली किस चीज़ को अल्टर किया जा रहा है, मेम्ब्रेन कंपोनेंट ऑफ स्पर्म्स आर एक्सटेंसिवली अल्टर्ड। तो ये दो चीज़ें करके हम स्पर्म्स को मेजोर तो नहीं, एक्टिव स्पर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है काम के, अब आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो होगी कहाँ पे, मैंने बताया कि एम्पिलरी रीजन में होगी। पहले स्पर्म जो है वो सारा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप तय करता हुआ एम्पिला में पहुंचेगा, और वहाँ पे अगर एग हुआ तो वो लकी हुआ तो वो फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको पहले पता चाहिए, अक्सर बाय में बंदा सारा कुछ पता होता है, और फिर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, और वहाँ पे बंदा मार जाता है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट टू फॉर्म ज़ाइगोट, ठीक, सिंपल सी बात है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट टू फॉर्म ज़ाइगोट। अब आपके पास जो आपने पढ़ा कि हमने पहले स्पर्म को तैयार किया कैपेसिटेशन करके। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या होगी, जब आपका स्पर्म आके जो है अटैच करेगा, तो सबसे पहले तो आपका स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिटा को। ये मैंने क्या नाम था इस बुक का, मुझे नाम ही भूल गया, शजील एम्ब्रियो 7 लीव ये पेज, क्योंकि इस पर स्टेप्स काफ़ी छोटे और अच्छे करके लिखे हुए थे। तो ये है कि आपका जो स्पर्म बाइंड करता है ना एग से, तो मैंने बताया पहले उसको कोरोना रेडिटा को गुजरना है, उसके बाद जोना पेलोसिटा से गुजरना है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी होंगी सबसे पहले, और इसको करने में जो हमारा पहले तो कैपेसिटेशन हो गया, हमने उसको तैयार किया। उसके बाद आता है एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है, अब मैंने बताया एक्रोसोम इसका आगे ऑर्गेनल टाइप चीज़ है जो उसको अभी मदद करेगी पेनिट्रेट करने में टू द फॉलिकल। तो ये यहाँ से आप पढ़ें जहाँ से मैं प्लान कर रहा हूँ, व्हेन द कैपेसिटेटेड स्पर्म्स कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द कोरोनरी रेडिटा, जो सबसे बाहर वाली लेयर फॉलिकुलर सेल्स की थी, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर चेंजेस होती हैं दैट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ परफोरेशंस इन द एक्रोसोम, ठीक है। जब आपका ये हेड के वाला पार्ट कोरोनरी रेडिटा के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, मॉलिक्यूलर चेंजेस इनिशिएट होंगी जो इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करेंगी। आपको क्या होता है कि अभी जो आगे वाली लाइन में आपको पढ़ता हूँ वो ये है कि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की वो, और आपका जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन होती है वो आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, फ्यूज़ करते हैं और ब्रेक कर जाते हैं। इससे क्या होगा, जब ये फ्यूज़ करके ब्रेक कर जाएंगे, पाथ फेज बन जाएंगे ना आपके एक्रोसोम से, जो चीज़ों की वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगी। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो एक्रोसोम से हमने बाहर रिलीज करवानी है, वो आपके एंजाइम्स हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं, वो आपके हैं यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, हाइलुरोनिडेज, और मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखे हुए हैं हाइलुरोनिडेज है आपका जो आपका एक्रोसोम से रिलीज हुआ है, और एक एक्रोसिन एंजाइम है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम है, ठीक है। ये सारे अभी हम आगे भी इनके फंक्शन के साथ बढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है रिलीज होती हैं एक्रोसोम के अंदर से, और इसको एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं। और इसमें फिर ये है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ फ्यूजन जब ब्रेक करगी और आपकी सारी चीज़ें रिलीज होगी, और ये एंजाइम्स भी आपकी रिलीज हो गए, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन, ये सारी फर्टिलाइजेशन को आप करेंगे फैसिलिटेट। ये क्या करते हैं कि कोरोना रेडिटा के जो सेल्स होते हैं जो सराउंड करें आपके ओसाइट को, उनको कर देते हैं डिस्पर्स। जब वो हो जाएंगे आपके, जब सेल्स डिस्पर्स होंगे, फिर आपका बचा जोना पेलोसिटा और आपका ओसाइट। आपका जो जोना पेलोसिटा है ना, इसके बाद जब ज़ाहिर कोरोना रेडिटा चला गया तो आपका जो एक्रोसोम है और कैपेसिटेटेड स्पर्म का वो कॉन्टैक्ट में आएगा किसके साथ, ग्लाइकोप्रोटीन ZB3 के साथ, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन ZB3 ना भी याद रखो, ग्लाइकोप्रोटीन ऑन दी जोना पेलोसिटा 3 लिखा हुआ है। जोना पेलोसिटा के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो आपका वही जो एंजाइम्स वही रिलीज हो रहे हैं, वही काम चलता रहता है। तो आपके कुछ एंजाइम्स हैं कौन से, एक्रोसिन और न्यूरामिडेज, ये जोना पेलोसिटा की दवाई निकालते हैं और फिर उसके अंदर से स्पर्म को गुजरने में मदद करते हैं। अब क्या है कि जब आपका जोना पेलोसिटा को पेनिट्रेट किया जाता है ना, जो आपका पाथवे आपका बना है किससे, एक्शन ऑफ एंजाइम से, एस्ट्रेज, एक्रोसिन एंड न्यूरामिनिडेज, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं जोना पेलोसिटा का, और आपका रास्ता बना देते हैं स्पर्म का। इसके अलावा ये चीज़ होती है कि जोना रिएक्शन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेशन पढ़ लिया, हमने एक और रिएक्शन अभी पढ़ा था एक्रोसोम रिएक्शन, वो पढ़ लिया कि एक्रोसोम और स्पर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है, एक्रोसोम के कंटेंट्स रिलीज हो जाते हैं एंजाइम्स, जो फिर पहले कोरोना रेडिटा को डिस्पर्स करते हैं, फिर जोना पेलोसिटा को जो है डिस्पर्स करते हैं, तो उसके अंदर से रास्ता बनाते हैं। फिर एक चीज़ होती है जोना रिएक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्पर्म्स के न्यूक्लियाई ताकि ना एग में आ जाए को प्रिवेंट करने के लिए। क्या होता है कि जब एक स्पर्म आके उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है और उसको यानी फर्टिलाइज करना शुरू कर देता है और जोना पेलोसिटा को टच कर देता है, तो मेम्ब्रेन जोना पेलोसिटा की प्रॉपर्टीज़ और जो आपके ओ साइड की मेम्ब्रेन थी उनकी प्रॉपर्टीज़ वो दोनों चेंज होती हैं। इस तरह के फर्दर स्पर्म जो हैं उनके लिए वो इम्परमेबल हो जाती है, ठीक है। आपके जो जोना रिएक्शन जो है ना, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी ना ओ साइड की, उसका भी पार्ट होता है इसमें। जोना रिएक्शन एक तो आपका स्पर्म ने आके कॉन्टैक्ट किया और आपके एक्रोसोम के जो एंजाइम्स थे वो उन्होंने आके काम किया, ठीक है, वो सारे तो हैं, उन्होंने जोना पेलोसिटा की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया कि कोई अब स्पर्म आके उसको
पेनिट्रेट ना कर सके, ठीक है। दूसरा काम होता है कि आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो ओवरसाइट के अंदर है, वो रिलीज होते हैं इनटू द पेरीवाइटलिन स्पेस। अच्छा, पेरीवाइटलिन स्पेस मैंने अभी तक बताया नहीं है। पेरीवाइटलिन स्पेस जो है वो आपकी जोना पेलोसिटा और इसकी मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है, ओवरसाइट की मेम्ब्रेन की पेरीवाइटलिन स्पेस। अब इसमें जब ओवरसाइट के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं वो भी रिलीज जाते हैं। वो ग्रैन्यूल्स जब यहाँ पर रिलीज होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स जब पेरीवाइटलिन स्पेस में रिलीज जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लाइसोसोमल एंजाइम्स की मेम्ब्रेन पे भी एक्ट करते हैं और इसको इम्परमिएबल कर देते हैं स्पर्म्स के लिए। अब क्या है कि आपका जो इनिशिएटिंग जो स्पर्म था वो तो जोना पेलोसिटा से भी गुजर गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी गुजर गया। जो बाकी भी स्पर्म्स थे वो आप आगे से बेशक टकराते रहे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो चुकी है जोना पेलोसिटा की, और आपके ओवरसाइट की जो मेम्ब्रेन है उसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है। तो उसके बाद क्या है, ये हमारा जोनल एक्शन हो गया। उसके बाद हमारी जो आखिरी चीज़ है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ओवरसाइट के स्पर्म की आपस में कर जाएंगे फ्यूज़, और फ्यूज़ करने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन इन द एरिया फ्यूजन, यानी सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं ओवरसाइट बना लूँ, स्पर्म का मेम्ब्रेन बना लूँ, ये पहले यहाँ पे फ्यूज़ करेंगे और फिर यहाँ से टूट जाएंगे ताकि रास्ता बन जाए। जब ये रास्ता आपका बन जाएगा तो आपके जो स्पर्म के हेड का कंटेंट था वो अंदर आ जाएगा इनटू द ओवरसाइट। तो हेड के कंटेंट में क्या था, एक्रोसोम तो अभी तक यूज़ हो चुका है, आपका न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये दाखिल नहीं होती हैं, ये एग में दाखिल नहीं होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि एग के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर की तरफ से आए थे, ठीक है। फिर वही रहते हैं जो आपके स्पर्म है उसके अंदर से कोई माइटोकॉन्ड्रिया आपके अंदर नहीं आता, तो आपके अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सकते हैं वो आपकी माँ के हैं, वो फादर से नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सारे मदर से होते हैं, और जो आपके स्पर्म है उससे सिर्फ आपका जो न्यूक्लियस है वो आता है। और फिर आप आगे चलते हैं तो आपके एरिया में फ्यूज़ करके आपकी जो न्यूक्लियस है अब वो हैं और वो साइड के अंदर है, बस बाकी और कुछ नहीं। तो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो आप सब कुछ याद रखेंगे। सबसे पहले कैपेसिटेशन होती है, जो स्पर्म्स को एक्टिव करने वाला प्रोसेस है। एक्रोसोम रिएक्शन होता है, जो आपके एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होने का प्रोसेस। फिर जोनल रिएक्शन होता है, जो जोना पेलोसिटा का और मेम्ब्रेन ऑफ ओवरसाइट का इम्परमिएबल हो जाना है बाकी स्पर्म्स के लिए। फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जो अभी हम पढ़ेंगे, और फिर ज़ायगोट बन जाता है आपका। अच्छा, अब क्या है कि अब आपको मैंने बताया ना कि जब आपका ओवरसाइट को पेनिट्रेट करता है स्पर्म, ठीक है, तो आपका सिर्फ तब ही सेकंड मेयोटिक डिवीजन अभी कंप्लीट होगी। तो आपका जो सेकेंडरी ओवरसाइट पड़ा था, जब उसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास बन जाएगा मेच्योर ओवम, ठीक है। और आपका पोलर बॉडी कर जाती है डीजनरेट। जो मेच्योर ओवम है उसके अंदर होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अच्छा, जो आपका प्रोन्यूक्लियस क्या है, बेसिकली आपका, जैसे आपको एक सिंपल सी बात है, प्रो कोई भी जो चीज़ लिखी प्रो लिखा होता है वो किसी और चीज़ का प्रोजेनेटर होता है या फिर कह लो प्रीकर्सर होता है। तो अब जो प्रोन्यूक्लियस है आपके दोनों, जब वो फ्यूज़ करेंगे तो आपका न्यूक्लियस बनेगा किसका, ज़ायगोट का। तो आपने ध्यान रखना है कि पहले आपकी सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई, फिर आपका जो मेटरनल क्रोमोसोम्स हैं उनकी डिकंडेंसेशन होगी तो आपका फीमेल प्रोग्राम। आपको पता है कि जब डिवीजन हो रही होती हैं तब वो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं क्रोमोसोम, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो वो क्रोमैटिन बन जाते हैं। जब वो वापस अपना काम पूरा करके क्रोमैटिन बन गया, डिकंडेंसेशन होगी उसके क्रोमोसोम्स की, तो आपके पास न्यूक्लियस को बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस क्या है कि आपका जो जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ जाता है वो साइड की तो इनलार्ज करता है और वो बन जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस। द ओवरसाइट जिसके अंदर दो हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया हैं जो अभी तक फ्यूज नहीं किए हैं उसको बोलते हैं ओटिड, OTID, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ओटिड क्या होता है, ओवरसाइट क्या है, ज़ायगोट और ओटिड का फर्क क्या है, ठीक है। ओटिड में दो हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लिया पड़े हैं वो जो फ्यूज नहीं किए अभी, और इन नियरली मेच्योर ओवरसाइट आप इसको कह लो आफ्टर द मेयोटिक डिवीजन हैव बीन कंप्लीट। हालांकि ये बेसिकली एक मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप चीज़ है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको प्रोन्यूक्लिया जो फ्यूज कर जाते हैं और आपका बन जाता है ज़ायगोट। जब आपका ज़ायगोट बन गया, मुबारक हो, आपकी फर्टिलाइजेशन पूरी होगी, और आपका जो अब आगे जितनी भी स्टेजेस हैं वो आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टेजेस हैं, और ये आपका जो ज़ायगोट है फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है। रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो बंदा अगर थोड़ा सा इसको ना भी पढ़े, अपना ध्यान यूज़ करे तो आपको बता सकते हैं कि अगर ना भी में से पढ़े आपका क्या, यानी फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, यूनिक जेनेटिक मेकअप, रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। सिंपल सी बात है, आप रिजल्ट्स लिखी थे। आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स द पेनिट्रेट ओवरसाइट टू कंप्लीट दी सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन। पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन वो बगैर कंप्लीट करेगी। नॉर्मल ज़ायगोट आपका डिप्लॉयड नंबर जो है वो रिस्टोर जाता है। वेरिएशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज ब्ला ब्ला डिटरमिन्स द क्रोमोसोमल सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो। हाँ, एक इसमें ये जो इंपॉर्टेंट वाली बात क्रोमोसोम सेक्स वाली, कि आपका जो स्पर्म आता है ना, देखो जो वो साइट है वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो फीमेल से है, फीमेल के अंदर होती है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो जब गैमेट्स बन भी रहे होते हैं तो चांस ही नहीं है कि किसी एग के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, होते ही सिर्फ एक्स है, ठीक है। वो साइड में होते ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। अलबत्ता मेल जो होता है उसकी जेनेटिक जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें वो एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। अब जो आपके स्पर्म बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स वाले स्पर्म्स और वाई वाले स्पर्म्स। तो आपके जो वाई वाले स्पर्म अगर वो फर्टिलाइज करेगा एग को तो आपका बॉय पैदा होगा, और अगर एक्स वाला क्रोमोसोम करता है तो गर्ल पैदा होगी। तो जो सेक्स होता है बच्चे का वो कौन डिटरमिन करता है, स्पर्म डिटरमिन करता है। तो एक दफ़ा आपकी जब फर्टिलाइजेशन होगी और आपका ज़ायगोट बन गया, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए या फिर कह लो जरूरत नहीं पड़ी, है ही नहीं है, अगर हम पता लगा सकते हैं कि ज़ायगोट के अंदर कौन से क्रोमोसोम हैं, एक्स वाई या एक्स एक्स हैं, तो हम बता सकते हैं कि बच्चा जो भी ज़ायगोट से बनेगा मेल होगा या फीमेल होगा। हालांकि आजकल वो भी खैर उसमें पढ़ने वाला कॉजेज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द ओटिड, ज़ाहिर ज़ायगोट बन जाता है। और ऑफ कोर्स फिर ये अगले स्टेप के लिए रास्ता छोड़ता है जो कि क्लीवेज है। इसके बाद हमारे पास क्लीवेज शुरू जाती है ज़ायगोट की, और हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो जाता है। क्लीवेज क्या है, आपकी क्लीवेज में रिपीटेड मेटाटिक डिवीजन होती हैं ज़ायगोट की, और रैपिड इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स में। क्लीवेज बेसिकली अगर आपसे पूछते हैं क्लीवेज क्या है, आपने ज़हन में सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि क्लीवेज रिपीटेड मेटाटिक डिवीजन हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट हो जाती हैं ज़ायगोट के अंदर, और आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स उसमें रैपिड इंक्रीज होता है उस वजह से। और दीज एम्ब्रियोनिक डिवीजन बिकम स्मॉलर, दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स बिकम स्मॉलर विद ईच सक्सेसफुल क्लीवेज डिवीजन। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपकी जो कोरोनरी डेटा था,
कोरोना रेडिएटा का यहाँ पे देहांत यहाँ पे वो खत्म हो गया था। कोरोना रेडिएटा जब आपके एग्रोसोम रिएक्शन हुआ था और एग्रोसोम रिएक्शन ने उसको pierce किया था कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। वो जो कोरोना रेडिएटा के फॉलिकुलर सेल्स वो डिस्पर्स हो गए थे, सिर्फ बचा गया था ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा अभी तक है। तो आपके जो ये सेल्स है ना, ये जो अभी आपके क्लीवेज करेंगे, ये बेसिकली उस सेल के अंदर ही क्लीवेज करेंगे। तो आपका फॉर एग्जांपल ये ज़ोना पेलुसिडा है, अंदर आपका एक सेल है। अभी जब डिवीजन होगी इसकी, तो ये इस तरह डिवीजन नहीं होगी कि बड़े होते जाएंगे, ढेर सारे सेल बनेंगे। उसी के अंदर डिवीजन होगी, 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और सो ऑन। तो क्लीवेज कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स रिजल्टिंग इन रैपिड इंक्रीज किस चीज़ में, नंबर ऑफ सेल्स में, साइज में नहीं, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, जाहिर है जब नंबर बढ़ते जा रहा है, साइज नहीं बढ़ा है, तो जो ईच सेल अगर पहले एक जगह पे एक सेल था वो बड़ा था, तो डिवीजन हो जाएगी तो अब 2 छोटे छोटे होंगे, और उनकी डिवीजन हो जाएगी तो 4 और भी छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो क्लीवेज अब ये होता जाएगा। और अब आपको साथ साथ बड़ी पिक्चर ये भी ध्यान रखनी कि अब इस वक्त ज़ायगोट है किधर। हमने कहा था एम्पियोला में होगी फर्टिलाइजेशन। अब ये जो है यहाँ पे इसको जो हमारे सिलिया वगैरह है उसको धक्का देके देके जो आपको फर्टिलाइज ज़ायगोट है उसको भेज रहे हैं यूट्रस की तरफ, ठीक है। और ये सारी क्लीवेज का सफर जो तय कर रहा है, क्लीवेज साथ साथ होती जा रही है इसमें, ठीक है। तो क्लीवेज अकर्स एज द ज़ायगोट पासेस फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब इनटू द यूट्रस। और क्लीवेज के दौरान जो ज़ायगोट है वो ज़ोना पेलुसिडा के अंदर है। अभी मैंने बताया कि ज़ोना पेलुसिडा तो अभी तक डीजेनरेट नहीं हुआ है। फिर डिवीजन ऑफ ज़ायगोट इनटू ब्लास्टोमेयर्स। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है कि जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ना ज़ायगोट के डिवीजन के बाद, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स जो हैं वो 30 घंटे आफ्टर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाते हैं, ये ना भी याद रखो। सब्सिक्वेंट क्लीवेज डिवीजन फॉलो वन अनदर फॉर्मिंग प्रोग्रेसिवली स्मॉलर ब्लास्टोमेयर्स, वो छोटे होते जाते हैं आफ्टर द 9 सेल्स। अच्छा, एक चीज़ है कॉम्पैक्शन आपने ध्यान रखनी कि जब आपके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुए, तो अब आपके 9 सेल स्टेज में जब आप पहुंचने लगे तो ब्लास्टोमेयर्स क्या करते हैं, वो आपस में चिपक के टाइटली अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ टाइटली अलाइन जाते हैं और एक कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल बनाते हैं। इतने ज़्यादा हो गए, जगह उनके पास है नहीं है, तो जाहिर उनको कॉम्पैक्ट होना ही पड़ेगा। दिस फिनोमेनन कॉम्पैक्शन इज प्रोबेबली मीडिएटेड बाय सेल सरफेस एडिशन ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये आपने ध्यान रख लेना कि कॉम्पैक्शन किस वजह से होती है, सेल सरफेस एडिशन ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से होती है। और वो जो सेल्स हैं आपके वो टाइटली एडहेयर करके एक दूसरे के साथ। अब कॉम्पैक्शन परमिट्स ग्रेटर सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ इंटरनल सेल्स दैट फॉर्म द एम्ब्रियोब्लास्ट इन अ सेल मास ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट। कॉम्पैक्शन आपकी बेसिकली क्या कर रही है, वो सेल टू सेल इंटरेक्शन को बढ़ा रही है। और फिर अब आपका इसके बाद की जो स्टेप्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब आपके जो सेल्स बेसिकली पहले डिवाइड होकर एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, उनकी जब कॉम्पैक्शन आपने कर दी तो अब वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ गए और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। अब जब आपस में कनेक्टेड हो गए, वो क्या करेंगे, आपके होता ही है कि आपके जो सेल्स हैं ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। अभी खैर इसमें मैं इसको नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा हो गया, अभी आप इसको इग्नोर करें इस बात को। कहते हैं कि जब 12 सेल स्टेज पे आप पहुँच जाते हैं ना, 12 से 32 ब्लास्टोमेयर्स, तो डेवलपिंग ह्यूमन को कहा जाता है मोरेला। अच्छा, इस चीज़ से नाम याद रखना। सबसे पहले आपके पास था ज़ायगोट। ज़ायगोट के बाद जो पहली स्टेज बनती है सेल डिवीजन करके, वो है मोरेला, ठीक है। ब्लास्ट्यूला क्या होता है, एक सवाल है, ब्लास्ट्यूला क्या होता है। ब्लास्ट्यूला आपका बेसिकली इसके बाद वाली स्टेज है। सबसे पहले आपका ज़ायगोट होता है, उसके अंदर क्लीवेज होती है, वो बन जाता है मोरेला। लिखा हुआ है 12 से 32 सेल होते हैं उसके अंदर। वैसे जो एवरेज अगर आपसे एक सिंगल फिगर से है ना, एक बताओ कि कितने सेल होते हैं मोरेला में, आप 16 बोलोगे, 12 से 32 के दरमियान होता है इसलिए तो मोरेला, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मोरेला है उसमें आपने अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्शन हो जाती है। कॉम्पैक्शन से पहले 9 सेल स्टेज पे ही हो जाती है, ठीक है। कॉम्पैक्शन से होता है कि आपके सेल्स अब 2 हिस्सों में बढ़ गए, एक जो आपस में कॉम्पैक्ट कर गए, आपस में जुड़ के उन्होंने आपस में दोस्ती बना ली, वो हो गया आपके इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। और बाकी जो बाहर रह गए आपके थोड़े बड़े बड़े सेल्स, और ये थोड़े अंदर वालों से कनेक्टेड नहीं, आपस में नहीं ज़्यादा दोस्ती है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे होते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कौन से, जो बाहर है। एम्ब्रियोब्लास्ट कौन से, अंदर है, ठीक है। अब इंटरनल सेल्स ऑफ द मोरेला सराउंडेड बाय ट्रोफोब्लास्टिक सेल। अब ये ना कंफ्यूजन है कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहाँ से हैं, वही सेल्स थे जो आपके 9 सेल स्टेज पे थे। कुछ उनमें जब कॉम्पैक्शन स्टार्ट हुई तो कुछ आपस में बहुत करीब आ गए, उन्होंने बना लिया इनर सेल मास। जो बाहर रह गए, जो बड़े बड़े बाहर उनके गिर थे, जो अभी जो आपस में इतने ज़्यादा जुड़े नहीं, जो उनके साथ इतने ज़्यादा जुड़े नहीं, आपस में जुड़ गए, वो है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। तो ये सारे किस कौन सेल्स हैं, एम्ब्रियो के अपनी ज़ायगोट के डिवीजन से बने हुए ब्लास्टोमेयर्स हैं। जो आपका इसके बाहर के ज़ोना पेलुसिडा है, उसके बाहर के कोरोना रेडिएटा था, वो अब नहीं है। अच्छा, मोरेला फॉर्म्स आफ्टर 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि 3 दिन आफ्टर। अच्छा, ये जो बकवास लिखी होती है बीच में हिपोसिंगलिंग लाला, ये नहीं पढ़नी होती, ये मिस करानी होती है। अच्छा, फिर आ जाती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब जब आपका मोरेला एंटर कर गया यूट्रस में 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आप हमारी कहानी थोड़ी, यहाँ पे आपका जो मोरेला स्टेज होती है ना, वो आपसे पूछना कोई यूट्रस में जब एंटर करता है तो किस स्टेज में होता है, तो आपने पढ़ लिया कि मोरेला होता है। तो मोरेला चौथे दिन आपका यूट्रस में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब वो अपनी शुरू करेगा जिद्दोजहद इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन से पहले जो आपके गिर्द जो एक दीवार आपने बनाई थी, ऊंची दीवार अपने गिर्द, कौन सी, ज़ोना पेलुसिडा। आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट हैज़, अच्छा ब्लास्टोसिस्ट आ गया, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मोरेला कोई की फर्दर स्टेज डेवलपमेंट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जब वो 2 दिन के लिए यूट्रस में डरता है ना, तो ज़ोना पेलुसिडा आपका डीजेनरेट कर जाता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जब मोरेला एंटर हुआ तब क्या हुआ। मोरेला जब यूट्रस में एंटर हुआ, यूट्रस एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, और मज़े की बात कि जो फ्लूइड यूट्राइन कैविटी से जो है ना फ्लूइड वो पास करता है ज़ोना पेलुसिडा के अंदर सुराखों से होता हुआ घुसता है वो मोरेला के अंदर। अब क्या है, आपका मोरेला है, उसके अंदर एक इनर सेल मास है, उसके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, उसके गिर था ज़ोना पेलुसिडा। यहाँ से आपका जो फ्लूइड है वो एंटर होना शुरू हुआ इनटू द एम्ब्रियो। अब क्या होता है, वो फ्लूइड जब घुसता है ना एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियो के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका ये इस सर्कल को आप कंसिडर कर लें, आपका इनर सेल मास है, इसको आप कंसिडर कर लें आपका ट्रोफोब्लास्ट है, तो जाहिर है अब जब फ्लूइड अंदर आएगा तो वो भी अपनी जगह बनानी शुरू कर देता है, जिसको मैं भी फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, ये जगह वो बनानी शुरू कर देता है। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपकी एक सेल तो नहीं एम्ब्रियो के अंदर आनी शुरू हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, ठीक है। ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहाँ से आई, वो जो फ्लूइड आपका अंदर घुस रहा था एम्ब्रियो के,
यूट्राइन कैविटी के अंदर, क्योंकि यूट्राइन कैविटी के अंदर फ्लूइड ही फ्लूइड है। जब एम्ब्रियोस के अंदर आया तो फ्लूइड ने जोना प्लूसिडा को पेस्ट करके एम्ब्रियो के अंदर घुसनी शुरू कर दिया और वहाँ पे जमा होना शुरू हो गया, और वो जो कैविटी उसकी वजह से बनी उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अच्छा, अब जब ये बढ़ता जाता है तो आपका दोबारा वही बात लिखी हुई, आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू रिपीट थिंग्स एंड मेक इट कंफ्यूजिंग फॉर अस। वो सेपरेट कर देता है, वो पहले ही सेपरेट थे। जब फ्लूइड और आएगा तो वो फ्लूइड ने फॉर एग्जाम्पल घेरी लगा लिया। अगर मैं उसको थोड़ा प्यारा करके बना के आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहले हम काम करते हैं, हम पर्पल से बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आपके एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल जो आपस में जिनकी दोस्ती थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो बाहर थे। ये कॉम्पैक्शन के बाद ये चीज़ बन चुकी थी, अभी हमने पीछे पड़ी है, ठीक है। अब क्या है कि जो फ्लूइड आएगा, फ्लूइड को मैं ब्लू से दिखाता हूँ क्योंकि पानी ब्लू ही होता है, तो पानी तो नहीं आ रहा है। जब फ्लूइड आएगा आपके पास तो वो एंटर करेगा, जब आप जोना प्लूसिडा को पेस्ट करता है आपके एम्ब्रियो के अंदर, तो वो यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएगा। अब ये जो फ्लूइड जमा हो गया यहाँ पे, इस फ्लूइड को हम, और इसने जो जगह घेर लिया, जो जगह घेर लिया उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अब ये जो आपके पास फ्लूइड है और ये जो इसने जगह घेरी हुई है, ये जो आपके पास ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बन गई। अब इस पूरे को मोरेला नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर घुस गया पानी, तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, ब्लास्ट्यूला, ठीक है, ब्लास्ट्यूला। तो अब हम इस गंध को रेस करते हैं और वापस इस गंध पे आते हैं जो हमने पढ़नी है। हाँ, सेंट्रली लोकेटेड ब्लास्टोमेस, ब्लास्टोमेस क्या थे जो जाइगोट से, मैंने बहुत पहले अभी जो ऊपर बताया था, ये ब्लास्टोमेस कहते हैं जो जाइगोट से चीज़ें बनती हैं। और जो आपके ट्रोफोब्लास्ट है वो बाहर वाली लेयर होगी, इनर वाली लेयर को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। अभी इन्होंने ट्रॉफ का लिखा हुआ है, ट्रॉफ न्यूट्रिशन, बाहर वाले सेल्स जो इनका काम अभी न्यूट्रिशन निकालना होगा। अभी हम देखेंगे कितनी मेहनत करते हैं न्यूट्रिशन निकालने के लिए, लेकिन अभी आप देख लें कि दो सेल्स, दो जो लेयर्स थी, उसके अलावा जो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बन गई, अब इसको बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। ये जो पानी अंदर घुसा, सेल सेपरेट हो पहले भी हुए थे, मजीद सेपरेट हो गए, ब्लास्टोजेनेसिस बोलते हैं इसको। और इस एम्ब्रियो है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, कॉन्सेप्टस क्या होता है। कॉन्सेप्टस क्या होता है, देखो जाइगोट तो सिर्फ वो सेल है आपका, ठीक है। और फिर जब वो जाइगोट फर्दर जब डिविजन्स होती हैं उसकी और वो मल्टीपल सेल्स बनाता है, तो कुछ सेल्स जो हमने पढ़ा इनर सेल मैस है, वो सेल उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपके पास बनाने, इनर सेल मैस ने एम्ब्रियो बनाना है। बेसिकली जो आपका बेबी बनेगा वो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, इनर सेल मैस से। बाकी जो आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, जो मैंने कहा जो इतने ज़्यादा इनके साथ आपस में कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं इन्होंने क्या करना है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया। अभी बताया ना कि ट्रोफोब्लास्ट में ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो सेल्स जो इसके गिर्द हैं वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, उन्होंने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करना है, प्रोटेक्शन का काम करना है और इस तरह के फंक्शंस करने हैं। तो ये भी तो जाइगोट से ही बने ना, लेकिन हम इनको एम्ब्रियो प्रॉपर का पार्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें आगे बेबी नहीं बनाना। तो ये मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी इसकी, कौन सी, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉइस, जो 3 मेम्ब्रेन ने पढ़ी थी इस ज़माने में, वो इन्होंने बनानी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये एम्ब्रियो प्रॉपर और ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स है, इस सबको मिला के हम बोलते हैं कॉन्सेप्टस। कॉन्सेप्टस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन या जाइगोट के डिवीजन से बनता है, और इसके अंदर एम्ब्रियो भी आता है। एम्ब्रियो प्रॉपर कौन सा वाला है, जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसको बोलते हैं, और उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन्स बनेंगी अभी ट्रोफोब्लास्ट वगैरह से, वो भी इसके अंदर आती है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्टस। तो जाइगोट और कॉन्सेप्टस में क्या फर्क है, जाइगोट तो वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था जो बना था, तो जाइगोट की डिवीजन से जो चीज़ें बनती हैं वो हमारे पास होती है कॉन्सेप्टस। कॉन्सेप्टस में आपके पास जब हमारे बड़ा मॉड्यूल में कॉम्पैक्शन होती है तो एक हो जाती है एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियो, और उसके गिर्द जो ट्रोफोब्लास्ट बनता है उसके मेम्ब्रेन्स वगैरह बनेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास मेम्ब्रेन्स। तो एम्ब्रियो एंड इट्स मेम्ब्रेन्स आर नोन एज कॉन्सेप्टस। अच्छा, the embryoblast now projects into the blastocystic cavity and trophoblast forms the wall of the blastocyst, and after the blastocyst has अच्छा, ये इन्होंने लिखी हुई है कि आप जाहिर है अगर ये ट्रोफोब्लास्ट बना लूँ, यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, ये इसके ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, तो एम्ब्रियोब्लास्ट अब किधर प्रोजेक्ट करेगा, उधर ही जो उसके सामने पानी बन गया उसी में देखेगा ना। एंड फॉर्म्स द वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, एंड आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट हैज फ्लोटेड इन द यूट्राइन सेक्रेशंस फॉर 2 days द जोना प्लूसिडा ग्रेजुअली डिजेनरेट्स एंड डिसअपीयर्स, ठीक है। तो जो आपको ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करेगा, हाँ वो खैर बन चुका है, और क्या ही करेगा वो, उसमें जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो आपका प्रोजेक्ट कर रहा है इनटू द फ्लूइड, जो ब्लास्टोसिस्टिक फ्लूइड, वो जो उसको क्या बोलते थे हम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो आपकी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बनी उसके प्रोजेक्ट कर, प्रोजेक्ट मतलब उसकी तरफ देख रहा है, उसी के तरफ आपके पास ट्रोफोब्लास्ट है और आपका जो जोना पेलिसिडा था वो डिजेनरेट कर गया। अच्छा, shedding of the zona pellucida and hatching of the blastocysts have been observed in vitro, खैर ये बकवास लिखी हुई। shedding of the zona pellucida permits the blastocyst to increase। अच्छा, जाहिर है उस गिर की जो दीवार है वो हट गई तो वो इंक्रीज करेगा, रैपिडली साइज में इंक्रीज करेगा। और अब जब वो यूट्रस के अंदर है तो पहले तो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, सिक्रीशन ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड। हमें पता है कि ग्लाइकोजेनेशियस सिक्रीशंस होती हैं यूट्राइन ग्लैंड की, प्रोजेस्टेरोन के एक्शन के अंडर, सेकंड ईयर में पढ़ा था। तो वो सारी बात आपने ध्यान रखनी कि सिक्रीशन ऑफ यूट्राइन ग्लैंड से भी वो ड्राइव कर अपनी जो है न्यूट्रिशन। अब क्या है कि आपकी शुरू होनी है, अब जो प्रोसेस स्टार्ट होना है वो होगा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इम्प्लांटेशन 6 दिन बाद शुरू होती है फर्टिलाइजेशन के, 6 दिन बाद फर्टिलाइजर 14th डे पे मेंस्ट्रुएशन हुई थी, ओव्यूलेशन तो 6 दिन बाद क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, तो वही लिखा है 20 दिन में होगी आपकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो हवा में था, हवा तो नहीं कहना चाहिए, पानी में तैर रहा था वो यूट्रस में, अब वो जाके दीवार में एम्बेड होगा। ज़्यादातर फंडस जो रीजन है ना उसमें आपका इम्प्लांटेशन होती है, तो ये इस जगह पे तो आपकी इम्प्लांटेशन होती है इस एरिया में। तो आपकी अब इम्प्लांटेशन स्टार्ट करनी है तो वो इम्प्लांटेशन वाला सारा काम किसने करना है, आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो अब आपका जब आपका एम्ब्रियो कॉन्टैक्ट में आता है एंड्रोमीट्रियल एपिथेलियम के साथ, ये भी मैं बताता हूँ क्या है, तो आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और याद रखना जो एम्ब्रियो हमने अभी प्यारा सा एम्ब्रियो बनाया था मैंने रेस कर दिया, दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा रफ सा बनाऊंगा इस दफ़ा। फिर आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, और ये आपका कैविटी है, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है। अब आपका जब एम्ब्रियो अगर इवॉल्व में बना दूँ
एंडोमीट यानी बेसिकली आपकी यूट्रस की वॉल के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है, कौन सा वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो ब्लास्ट वाला एरिया, ठीक है, इसको एम्ब्रियोनिक पोल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो ना एम्ब्रियोनिक पोल वाली साइड से इम्प्लांटेशन शुरू होती है। और आपकी जो कब शुरू होती है 6 दिन बाद फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद ये वॉल अभी मुझे आपको समझानी पड़ेगी। वॉल की मैंने डायग्राम डाल ली तो थी आई गेस, यहाँ पे चलो जल्दी से निकाल लेते हैं आप क्या ही हो सकता है। वॉल ऑफ आपकी जो यूट्रस की वॉल होती है ना, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली है, एंडोमेट्रियम आपकी सबसे अंदर वाली, ठीक है। आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड होता है, ठीक है, यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम, ऊपर भी एंडोमेट्रियम है, दाएं तरफ भी एंडोमेट्रियम है। तो आपकी जब एम्ब्रियो है वो जो कॉन्टैक्ट में जिस लेयर के साथ आएगा वो कौन सी होगी, सॉरी कह रहा हूँ, आपका जो एम्ब्रियो है वो जब कॉन्टैक्ट में आएगा यूट्राइन वॉल के साथ, तो किस लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर है। तो जब वो कॉन्टैक्ट में आता है एंडोमेट्रियम के एपिथेलियम के साथ, तो ट्रोफोब्लास्ट जो आपके बाहर वाले सेल थे वो रैपिडली डिवाइड होकर इंक्रीज करते हैं साइज में और नंबर में भी इंक्रीज करते हैं, और डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है उनकी इनर लेयर ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट में और आउटर लेयर ऑफ सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में। अब ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है थोड़ी समझने वाली बात है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं। आपके जो अगर मैं आपको बताऊँ ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है और ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है और ये आपका ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। आपका क्या है कि जो आपके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हो जाए साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जल्दी क्योंकि हमारा जो मेन डिफरेंशिएशन है एम्ब्रियोनिक पोल भी होनी है, एम्ब्रियोनिक पोल मतलब जो एम्ब्रियो के साथ फैल जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो के साथ फैल जाएगी ये वाली है। उसके बाद आप आ जाएँ उस पर, क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, अभी जो मैंने ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 में डिवाइड होंगे। एक तो हमारे जो अच्छी तरह से रहने वाले, मिलजुल के रहने वाले और थोड़े प्यारे प्यारे सेल्स होंगे जो मैंने पर्पल में, ठीक है, इनको बोलेंगे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट। याद रखना ये दोनों जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो भी मैं बनाऊंगा वो दोनों आपके पास बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन से। फिर आपके पास दूसरा आ जाता है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। वो क्या है कि वो एक अजीब व गरीब सी मखलूक है इस टाइप की जो भी मैं बना रहा हूँ, ये येलो कलर से, येलो कलर से ज़्यादा बेहतर है कि मैं उसको ऑरेंज से बनाऊँ क्योंकि थोड़ा डार्क कलर, हाँ ठीक है, इस तरह अजीब व गरीब सी मखलूक है। मैं क्यों इसको अजीब व गरीब सी मखलूक कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोई सेल यहाँ पे आपको सेपरेट सेल नजर आ रहे हैं ना। अगर मैं साइटोट्रोफोब्लास्ट हूँ, साइटो का मतलब ही सेल होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें यहाँ पे आपको अलग अलग सेल बीच में दीवारें नजर आ रही हैं। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट कोई दीवार नहीं है। पहले आपको सेंसिटिव का मतलब समझना पड़ेगा। सेंसिटिव जो लास्ट है ना, सेंसिटिव इज बेसिकली अ मैस, अ साइटोप्लाज्म का मैस, अ साइटोप्लाज्मिक मैस दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो होता है कि ढेर सारे सेल्स जब आपस में फ्यूजन करके उनके बीच में कोई दीवारें नहीं रहती, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 सेल्स थे, ये आपस में ऐसे फ्यूजन कर लें कि इनकी ये जो आपस में जो दीवारें ना वो खत्म हो जाए और ये सिंगल साइटोप्लाज्मिक मैस बना ले, तो इसको हम बोलेंगे सेंसिटिव। और इसके अंदर ढेर सारे चारों के न्यूक्लियस होंगे, चारों के ऑर्गन्स वगैरह होंगे। तो ये बेसिकली उस टाइप की चीज़ है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर ऑफकोर्स ढेर सारे आपके न्यूक्लियस पड़े होंगे, और ये बेसिकली काम करता है पेनिट्रेशन का इनटू द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्मिक मैस है। फिर आपका आ जाता है, ये तो आपकी डिफरेंशिएशन है साइटोप्लाज्म सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक मैस है, इसमें कोई बाउंड्रीज नजर नहीं आती। उसके बाद क्या है कि ये बाकी बकवास आपको मिस करा दें, इसको सब मिस करा दें, सब में से। उसके बाद 6 एट अप्रॉक्सिमेटली 6 डेज फिंगर लाइक प्रोसेस ऑफ सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है कि जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की शेप इस तरह होती है फिंगर लाइक, इसके फिंगर लाइक प्रोसेस है इसके। वो क्या करते हैं, वो इरोड करते हैं, एक्सटेंड थ्रू द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम एंड इन्वेड द कनेक्टिव टिश्यू। ने करना क्या बेसिकली आपकी जो, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना शुरू करूँ ना, आपकी यूट्रस अरे बनाओ, नॉट द मोस्ट प्रिटी डायग्राम लेकिन वर्क्स, ठीक है। जब आपका एम्ब्रियो यहाँ पे एम्बेड होता है ना, और ये मैं बताता ये क्या एम्ब्रियो एम्बेड होता है, इसके साथ जो आपका सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोसेस का जब आपका एम्बेड होता है ना एम्ब्रियो, तो इसकी ये फिंगर लाइक प्रोसेस जो है ना, ये वॉल के अंदर घुसने शुरू हो जाते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उस एंडोमेट्रियल जो वॉल है ना आपकी यूट्रस की, उसको इरोड करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, और उसके अंदर इम्प्लांट होने शुरू हो जाते हैं, घुसना शुरू हो जाते हैं बेसिकली उस फिंगर लाइक प्रोसेस। और वो जाहिर है जब आपका सबसे पहली जो लेयर होती है एपिथेलियम की होती है, फिर जब उसको इरोड करेंगे तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू में घुसना शुरू हो जाते हैं, और बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक The blastocyst is superficially implanted in the compact layer of the endometrium। अब आपको layers of the endometrium स्टोरी मुझे बतानी पड़ेंगी, और लेकिन आपको ये पता है कि इसने क्यों ये घुसा है और इसने क्यों, एक तो उसका मकसद था एक स्टेबल जगह ढूंढना, वो इसको मिल गई है यहाँ पे जब इसे इम्प्लांट करके स्टेबल जगह मिल गई है ग्रो करने के लिए। दूसरा ये कि जब ये उसको इरोड करते हैं एंजाइम्स डाल के, तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे वो अपनी नरिशमेंट भी लेता है, ठीक है। और एक इन्वेसिव स्ट्रक्चर क्विकली आपका एम्ब्रियोब्लास्ट के जो एडजेसेंट एरिया ना, एम्ब्रियोनिक कोल पहले बताया कि जो ये जो इनर सेल मैस है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, इसके साथ साथ का जो एरिया उसको एम्ब्रियोनिक कोल बोलेंगे, यानी इस वाले एरिया को, ठीक है। तो ये वाला एरिया बेसिकली इन्वेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके गिर्द ये जब एक्सपैंड करता है तो मेटरनल टिश्यूज़ के अंदर, तो ये उसके अंदर एक कह लो गगार सा बना लेता है अपना, जिस तरह रैबिट नहीं ज़मीन में खोद खोद के अपनी जगह बना लेते हैं, तो ये वहाँ पे एम्ब्रियो की जगह बना लेता है। और ये बेसिकली अंदर इसका काम होता है कि ये वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वॉल है ना, पहले तो इसको खोदता है, ये खोद के उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका काम होता है कि मैं वॉल के अंदर आ जाऊँ ताकि फिर मैं वहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह भी लेता रहूँ और किसी को पता भी ना चले। तो ये सारा काम इसका बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होगा जब ये अंदर घुसेगा, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो एंडोमेट्रियस इज आल्सो असिस्ट टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। और अप्रॉक्सिमेटली 7 डेज पे एक लेयर ऑफ सेल्स, हाइपोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो अपीयर होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट फेसिंग द ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। अच्छा, ये अब हाइपोब्लास्ट क्या है, ये हमारा आखिरी पार्ट आ गया इस लेक्चर का। आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग लेक्चर और लाइक काफ़ी
मगज़ खाने वाला लेक्चर भी है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर दिस एज प्रॉपर्ली एज आई कुड। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपोब्लास्ट का, तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेयर बताना चाहता हूँ एंडोमेट्रियम की, लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम। इसमें हमारे पास आ जाती है फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर, मायोमीटर लेयर, कमान। तो ये आपकी बेसिकली लेयर्स एंडोमेट्रियम की हैं। एक इसमें आ जाती है हमारे पास कॉम्पैक्ट जोन, जो सबसे आपकी कह लो, अगर मैं इस इमेज को मैं डाल लूँ ना इसमें, ताकि हम इसको थोड़ा सा वो भी कर सकें, एनोटेट कर सकें। अरे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉम्पैक्ट जोन सबसे ऊपर जो आपका जोन है कॉम्पैक्ट जोन, आपका एमटीयू यहाँ से इम्प्लांट होना शुरू है, ठीक है, यहाँ से आपका एमटीयू इम्प्लांट होना शुरू है। तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, कॉम्पैक्ट जोन। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि आपका जो फिंगर लाइक प्रोसेस है ना, वो आपके सबसे पहले किस जोन में इम्प्लांट होते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर में इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्पॉन्जी लेयर और बेसल जोन है, इन कॉम्पैक्ट जोन में इम्प्लांट होते हैं। और फिर आपका जो हाइपोब्लास्ट के पेस की जो बात लिखी हुई है वो ये है कि अगर इफ़ आई जस्ट पुल अप हमारी KLM मुझे खोलनी पड़ेगी, आई गेस, लेट्स गो। बेसिकली अगर मैं आपकी KLM से आपको बताने की कोशिश करूँ, तो आपका ये आपका एम्ब्रियो है और ये इम्प्लांट हो रहा है आपकी एंडोमेट्रियल वॉल, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ सेल्स जो है ना इसी एम्ब्रियो ब्लास्ट में से, एम्ब्रियो ब्लास्ट जो आपका है, इसमें से क्या होगा कि कुछ सेल्स इससे अलग हो जाएंगे और यहाँ पे आके एक सेपरेट लेयर बनेंगे, और वो सेपरेट लेयर को हम क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो आपकी हाइपोब्लास्ट लेयर का ही एंड पे आखिरी जो लाइन लिखी हुई है कि 7वें दिन जो हमारे पास वीक मुकम्मल हो रहा है, कांग्रेट्स, के 7वें दिन एक लेयर ऑफ सेल्स है जिसको हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, वो अपीयर होती है सरफेस ऑफ एम्ब्रियो ब्लास्ट पे। अभी हमने पढ़ देखा कि वो एम्ब्रियो ब्लास्ट है, उसकी सरफेस है, उस पर अपीयर हो रही है हाइपोब्लास्ट लेयर। और हाइपोब्लास्ट सेल्स क्या हैं, वो यही सेल्स हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट के सेल्स जो इनसे अलग हो गए, डीलैमिनेट होना। डीलैमिनेट क्या होता है, डीलैमिनेट होता है किसी चीज़ का छिलका उतारते हैं ना, प्याज का छिलका उतारते हैं, तो एक लेयर आपके हाथ में रहती है। उस तरह एक लेयर है जो डीलैमिनेशन हुई है ब्लास्टोमेज की फ्रॉम द एम्ब्रियो ब्लास्ट। ब्लास्टोमेज क्या होते हैं, जो सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं ज़ाइगोट से, ठीक है। तो वो आपके एक सेपरेट लेयर बनाते हैं, वो हाइपोब्लास्ट लेयर है, और वो 7वें दिन आपके पास अपीयर हो जाती है surface of एम्ब्रियो ब्लास्ट पे। तो ये दैट completes our discussion of the first week, और it's been a long lecture and I hope it will be helpful to you all. Stay blessed.